हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOC 133 द टॉपिक ऑफ सोशलॉजिकल थियरीज। ठीक है, ये आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 9580023321। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डर्कहाइम्स आइडिया ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। देखिए, इमाल डर्कहाइम वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी। वैसे तो ऑगस्ट कॉम्ट है फाउंडर सोशियोलॉजी के, पर इमाल डर्कहाइम को भी एक प्रोमिनेंट फाउंडर माना जाता है। ठीक है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये इनकी PhD थीसिस थी, बाद में एज अ बुक इन्होंने पब्लिश करवाई। ठीक है, और बहुत फेमस हुई थी ये। अब ये इस बुक में कहते क्या है, ये एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी जो है किस तरीके से सोसाइटी डेवलप्स एंड हाउ पीपल रिमेन यूनाइटेड डिस्पाइट डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल। सोसाइटी में लोगों के अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल होती है, फिर भी लोग आपस में किस तरीके से यूनिटी और कोऑपरेशन के साथ में रहते हैं, ये इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर डर्कहाइम ये बताते हैं कि जो डिविजन ऑफ लेबर है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सोशल प्रोसेस भी है। ठीक है, जो कि हमारे सोसाइटी में कोऑपरेशन और यूनिटी को बरकरार रखती है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी इस किताब में मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में भी बताया है और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क अमंग पीपल इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोगों में हम काम को डिवाइड कर देते हैं, उसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सोसाइटीज में क्या हुआ करता था कि क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी सिंपल सोसाइटीज में, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटीज भी इतनी थी नहीं, प्रोडक्शन का भी इतना नहीं था कि प्रोडक्शन बहुत करना है, तो यहाँ पर जो लोग थे वो सिमिलर तरीके के कामों को किया करते थे। ठीक है, पर जैसे जैसे सोसाइटीज में ग्रोथ देखने को मिली, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली है, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट पीपल बिगिन टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एबिलिटी। तो लोगों ने अपनी अलग अलग जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब डर्कहाइम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो डिविजन ऑफ लेबर है, ठीक है, इसका मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करो। ठीक है, ये तो एक पर्पस है ही, पर इसके साथ साथ एक और पर्पस है, वो है सोशल कोऑपरेशन बना के रखना। अब क्योंकि हम लोग अपने काम के लिए अलग अलग लोगों पर डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर मुझे मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी, अगर मुझे टीचर की जरूरत है तो मैं टीचर से कंसल्ट करूंगी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का मुझे कोई इशू होता है तो मैं इलेक्ट्रिशियन को कंसल्ट करूंगी। इस तरीके से मुझे अलग अलग लोगों पर यहाँ पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसी डिपेंडेंसी से क्या होता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और समाज में यूनिटी देखने को मिलती है। ऑलराइट, वही डर्कहाइम बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और इंक्रीज इंटरेक्शंस की वजह से जो स्पेशलाइजेशन है उसको इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट डिफरेंट प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशन इमर्जेस। अब जैसे अगर हम अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे काम पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन मान लो, ठीक है, टीचर्स मान लो, इंजीनियर मान लो, इन लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि काम पढ़ रहा है हमें इनसे। तो इन चीज़ों से क्या होता है, अलग अलग प्रोफेशंस इमर्ज होते हैं और ऑक्यूपेशंस अलग अलग डिफरेंट टाइप की निकल के आती है। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में भी देख लें तो कितना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड है वो, अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही। अब बात करते हैं थोड़ा सोशल सॉलिडारिटी के फॉर्म्स के बारे में। सोशल सॉलिडारिटी का मतलब बताते हैं डर्कहाइम, द फीलिंग ऑफ यूनिटी, कोऑपरेशन एंड टुगेदरनेस अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है, सोसाइटीज में जो मेंबर होते हैं उनके बीच में आपस में जो यूनिटी देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है, जो कोऑपरेशन देखने को मिलता है, टुगेदरनेस होती है, आपस में जो वननेस वाली फील होती है, उसी को सोशल सॉलिडारिटी बोलते हैं। ठीक है, अब सोशल सॉलिडारिटी दो टाइप से बताई है डर्कहाइम ने। पहली क्या है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, इसके बारे में देखते हैं जरा। ये सॉलिडारिटी हमें ट्रेडिशनल और सिंपल सोसाइटीज में देखने को मिलती थी। अब इन सोसाइटीज में हुआ क्या करता था, जो लोग थे वो एक तरीके से सोचते थे, ठीक है, उनके जो बिलीफ थे वो सिमिलर थे, कस्टम एक जैसे थे, रिलीजन एक फॉलो करते थे, ठीक है, ऑक्यूपेशन में सिमिलैरिटी थी। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ करता था, लोग आपस में यूनाइटेड फील करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके वो एक तरीके से सोच रहे हैं, सिमिलर तरीका है उनका सोचने का, इसीलिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ करता था, जो सोशल कंट्रोल था बहुत स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे। ठीक है, कोई भी सोशल कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश करता था, कोई भी जो समाज के रूल्स थे उनको तोड़ने की कोशिश करता था तो उसको बहुत पनिश किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिटी थी, जो समाज में यूनिटी थी, वो किस चीज पर डिपेंड कर रही थी कि समाज में सब लोग एक तरीके से सोच रहे हैं सिर्फ इसलिए। ठीक है, और अगर हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात, ये हमें मॉडर्न और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में देखने को मिलती है।
इन सोसाइटीज में क्या होता है, पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं सभी लोग, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, हम आपस में एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कोई एक डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ठीक है। तो हम आपस में एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि हम अकेले सारा काम नहीं कर सकते, ठीक है। और यही इंटरडिपेंडेंस जो है, आपस में जो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसी वजह से यूनिटी और कोऑपरेशन समाज में देखने को मिलता है। याद करिए कि जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी, यहाँ पर लोग यूनिटी में क्यों थे, क्योंकि लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, लोगों का रिलीजन एक है, कस्टम एक है, बिलीफ एक है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में यूनिटी किस वजह से है? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। हमें आपस में एक दूसरे से काम होता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, और इस वजह से यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसी सोसाइटीज में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लॉ होता है वो मेनली फोकस इस चीज को करता है कि हम जस्टिस को कैसे रिस्टोर कर पाए, ना कि ये कि हमें सिर्फ लोगों को पनिशमेंट देनी है क्योंकि उनका बिलीफ हमसे अलग है, ठीक है। अब जरा देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल सॉलिडारिटी के बीच का रिलेशन। देखा, हम ये बताते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, जैसे जैसे ये समाज में इंक्रीज होगा डिवीजन ऑफ लेबर, वैसे ही जो सोसाइटी है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी से शिफ्ट होगी और कहाँ को जाएगी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ, ठीक है। मतलब ये बताते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जितना ज्यादा होता जाएगा, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी में अगर हम देखें तो जो सोशल यूनिटी है इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिपेंडेंस, ठीक है। किस चीज पे बेस करती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस चीज पे, ना कि इस चीज पे कि हम सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है। सामने वाला का रिलीजन अलग हो सकता है, बिलीफ अलग हो सकता है, ठीक है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम उसके रिलीजन, बिलीफ, इन सब चीजों को थोड़ी ना देखेंगे, हम बस ये देखेंगे उसके पास में क्वालिफिकेशन है या नहीं है, जो काम मुझे करवाना है क्या वो कर सकता है नहीं, ठीक है, बस ये। तो यही म्यूचुअल डिपेंडेंस है जो हम देखते हैं, और यही रीजन है सोशल यूनिटी का, ठीक है। वही देखा हमने कि जो डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी थी और जो सोशल सॉलिडारिटी की बात थी, वो ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से सोसाइटी में, ठीक है, हम यूनिटी मेंटेन करके रखते हैं डिस्पाइट सोशल चेंजेस। ऑलराइट, उनका आइडिया में ये बताता है कि जो स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ हमारा जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं करती है, बट हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। हिज थियरी हेल्प अस अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और साथ में हम ये भी समझते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में किस तरीके से काम होता है, ठीक है। वेयर पीपल विद डिफरेंट स्किल वर्क टुगेदर एंड डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर बेटर सोशल लाइफ, हम आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी हमें आपस में यूनाइट करके रखती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर ऑन कैपिटल। देखिए, कैपिटलिज्म का सिंपल मतलब होता है, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जहां पर जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस वगैरह हैं, ये सब प्राइवेटली ओन होते हैं, मतलब कि प्राइवेट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या करते हैं, अपनी ओनरशिप रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो सोशोलॉजिस्ट की बात कही गई है, कार्ल मार्क्स और मार्क्स वेबर, जो कि इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। अगर कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो ये किस चीज पे फोकस डालते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे, ठीक है। और जबकि जो मार्क्स वेबर हैं वो किस चीज के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं, रोल ऑफ आइडियाज, रिलीजन, राशनल थिंकिंग इन ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के आइडिया की। कार्ल मार्क्स यहाँ पर बताते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह, ठीक है, उसकी ओनरशिप किसके पास होती है, कैपिटलिस्ट क्लास के पास में। इसको हम लोग बॉर्जुआइज भी बोलते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास को ही। और दूसरी हमारी होती है वर्कर्स, वर्कर्स के पास में ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप नहीं होती है, ठीक है। और ये सिर्फ बॉर्जुआइज के अंदर काम कर रहे होते हैं, इनको हम प्रोलिटेरियत भी बोलते हैं, ठीक है। इनके इनके पास में मशीन्स की, फैक्ट्रीज की ओनरशिप नहीं होती है, ये सिर्फ अपना लेबर सेल करते हैं। लेबर सेल करना मतलब कि काम, मजदूरी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, मजदूरी देते हैं ये। और जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बॉर्जुआइज होते हैं, ये जो वर्कर को उनकी मेहनत के कंपैरिजन में बहुत कम पैसा देते हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ पैसा होता है वो उसको सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये जो सरप्लस वैल्यू होती है ये जो है कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट, ये जो सरप्लस वैल्यू आई कहाँ से, ये जो वर्कर्स हैं इन्होंने इतनी मेहनत करी थी, इसका इन्होंने कटौती करके अपना सरप्लस वैल्यू बनाया और अपना प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे बताते हैं कि इस चीज की वजह से वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको अपने काम का फेयर पीस नहीं मिलता है, ठीक है। और मार्क्स ये बताते हैं कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म की वजह से दो क्लास क्रिएट हो जाती हैं। पहली होती है रिच कैपिटलिस्ट, जो कि अमीर होते हैं, और दूसरे होते हैं पुअर वर्कर्स,
ठीक है। सोसाइटी में जो वेल्थ होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाती है, वो कुछ लोग होते हैं रिच कैपिटलिस्ट, ठीक है, जो कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप अपने पास रखते हैं, और इस चीज की वजह से समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलकर फिर क्लास कन्फ्लिक्ट होता है, वर्कर जो होते हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं कैपिटलिस्ट के। ठीक है, और इसकी वजह से फिर आगे चलकर जो वर्कर्स हैं वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं और वो कैपिटलिज्म वाले सिस्टम को ही हटा देते हैं। ठीक है, और उसकी जगह पर एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी को स्टेब्लिश कर देते हैं, और इस सोसाइटी में इक्वालिटी एंड कॉमन ओनरशिप का सिस्टम सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था कार्ल मार्क्स इस तरीके से कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स वेबर की। मार्क्स वेबर ये बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म होता है उसके राइज के लिए इकोनॉमिक फैक्टर तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो आइडियाज होते हैं, कल्चर होता है, रिलीजन, वैल्यूज, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कैपिटलिज्म के राइज के लिए। कैसे? इनकी किताब थी जिसका नाम था द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, इस किताब में वेबर ये आर्ग्यू करते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन है, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं इस प्रोटेस्टेंट रिलीजन के, ये इनकरेज करते हैं लोगों को हार्ड वर्क करने के लिए, पैसा बचाने के लिए और अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोकने के लिए, और जो उनका पैसा है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, अब रिलीजन कह रहा है तो लोग मानेंगे, ज्यादा मानेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हेल्प मॉडर्न कैपिटलिज्म डेवलप स्पेशली इन वेस्टर्न यूरोप, और यही रीजन रहा है कि क्यों वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म हम लोग को देखने को मिला। वेबर कहते हैं कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो राशनैलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब ये कि केयरफुल प्लानिंग करना, इफिशिएंसी दिखाना, कैलकुलेशन, डिसिप्लिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना एक्सेट्रा। ठीक है, और वो ये भी मानते थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो मैनेजमेंट है, लीगल रूल्स है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि जो कैपिटलिज्म है वो अपने आप कोलैप्स होगा। कैसे होगा? जब वर्कर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो जो ये कैपिटलिज्म है उसको खाड़ फेंकेंगे। लेकिन वेबर ये बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, वो ये नहीं सोचते थे। वेबर ये मानते थे कि इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, ये बढ़ेगा। ठीक है, बट इट कुड मेक पीपल फील ट्रैप्ड इन आयरन केज ऑफ रूल, डिसिप्लिन एंड रूटीन वर्क। और ये जो सिस्टम है, जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, वो आगे चल के लोगों को ट्रैप्ड फील करवाएगा। ठीक है, क्योंकि रूल्स बहुत बढ़ जाएंगे, डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, ठीक है, रूटीन वर्क बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें। तो यानी कि वेबर बताते थे कि ये कोलैप्स नहीं होगा, मार्क्स वेबर बोलते थे कि ये कोलैप्स होगा। ये ध्यान रखना है, ये मार्क्स वेबर है और वो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, तो ये मार्क्स सेम करके कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अलग अलग लोग हैं। वेबर से हम इसको इंडिकेट करते हैं, इसको मार्क्स बोलते हैं, तो डोंट कंफ्यूज। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड, देखिए जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन किया है थ्रू इकोनॉमिक फैक्टर एंड क्लास स्ट्रगल, जबकि जो मार्क्स वेबर थे, वेबर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब रिलीजन, कल्चर और रैशनल थिंकिंग। ठीक है, फिर कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो इन्होंने कैपिटलिज्म को देखा है एज अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसका एक्सप्लॉयटेशन? वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। और फिर वर्कर सारे इकट्ठे होंगे और इस सिस्टम को एंड कर देंगे, कैपिटलिज्म को एंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेबर बताते हैं कि ये सिस्टम एंड नहीं होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम है और ये इफिशियंसी लेके आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देखिए जो हमारे कार्ल मार्क्स थे और मार्क्स वेबर थे, दोनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दी है कैपिटलिज्म को लेके। ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करें तो इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, क्लास कन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन सब चीजों पर फोकस किया है। और अगर हम वेबर की बात करें तो इन्होंने बताया किस तरीके से रिलीजन, कल्चर और रैशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का इन्फ्लुएंस रहा है कैपिटलिज्म के राइज के लिए। ठीक है, और जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कैपिटलिज्म, पूरे जो सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म जो सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आइडियल टाइप? डिस्कस वेबर्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी एज एन आइडियल टाइप। आइडियल टाइप मार्क्स वेबर ने कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए आइडियल टाइप एक थ्योरेटिकल टूल होता है जिसकी मदद से हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आइडियल टाइप है वो कोई परफेक्ट और आइडियल मॉडल नहीं है, ये बस एक थ्योरेटिकल टूल होता है। ठीक है, और वेबर ये बताते हैं इस आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट की मदद से हम सोसाइटी को साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था ब्यूरोक्रेसी का, और ये मानते थे जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑलराइट, अब जरा मतलब समझते हैं आइडियल टाइप का और अच्छे से। आइडियल टाइप को आप ऐसे समझिए, ठीक है, आपको अगर एक ग्राउंड में पॉपुलेशन को स्टडी करना है, ठीक है, आपको ये जानना है इस ग्राउंड में कितनी लड़कियां हैं,
ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना जो आइडियल टाइप बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि हु विल बी द गर्ल, जिसकी पोनीटेल होगी और जिसके बाल लंबे होंगे। ठीक है, हमने बस ये अपना एक थ्योरेटिकल यहाँ पे मॉडल सेट कर लिया है कि आइडियल टाइप, और इसी को हम आइडियल टाइप बना देते हैं। अब ये आइडियल टाइप रियल तो है नहीं, ये ऐसे रियलिटी डिपिक्ट तो करता नहीं है, ये हमने बस एक थ्योरेटिकल मॉडल बना लिया है। ठीक है, जो रियलिटी से थोड़ा बहुत मैच करेगा। अब इस ग्राउंड में बहुत सारे लोग होंगे, तो अगर मान के चलिए हमने यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग को देखा, ठीक है, जिसके बाल बहुत छोटे थे। अब इस आइडियल टाइप के अनुसार तो ये लड़की नहीं है, पर लड़कियां शॉर्ट हेयर भी तो रखती हैं, तो ये लड़की हो सकती है। तो इस मामले में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि इस पर्सन को, हमारा जो आइडियल टाइप हमने बनाया है इसे हम कंपेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा लड़की है, भले ही इसके बाल छोटे हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा यहाँ पे एक और ह्यूमन बीइंग हमने ऑब्जर्व किया और इसके बाल भी लंबे थे, पर ये क्या था, ये मेल था। बहुत सारे मेल्स के बाल लंबे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंपैरिजन हमने अपने आइडियल टाइप से किया तो ये भी हमारा रॉन्ग निकला। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो आइडियल टाइप का हम यूज कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कर रहे हैं कि जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है इस ग्राउंड में पॉपुलेशन की, वो हमारे आइडियल टाइप से कितना मैच कर रही है कितना नहीं। ठीक है, बस इसी को आइडियल टाइप बोलते हैं। ये थ्योरेटिकल टूल होता है हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल। तो हमने यहाँ पे आइडियल टाइप समझा, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। सेम वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी क्या था, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल फिनोमेना, एक पूरा हमने राइट डाउन कर लिया था इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है उसके। उसके बाद में हमने जब भी कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करनी है तो हम अपने आइडियल टाइप से इसको कंपेयर करेंगे। सेम, ठीक है, इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, बेटर है, थोड़ा सा ईजी है समझने में। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इट डज नॉट एग्जैक्टली एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, जरूरी नहीं है जो आपने आइडियल टाइप में लिखा वो एग्जैक्टली रियलिटी में भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, हर रियल ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो थोड़ी थोड़ी डिफर करेगी अपने आप में। ठीक है, हम बस ये कह सकते हैं कि जो हमारा आइडियल टाइप है कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि रियल लाइफ कितना क्लोजली रिलेट कर सकती है हमारे आइडियल टाइप से। ऑलराइट, एग्जांपल के तौर पे नो गवर्नमेंट ऑफिस और कंपनी फॉलो द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने जैसे ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं या कंपनी है, जरूरी नहीं है वो ब्यूरोक्रेसी के सारे फीचर्स फॉलो करती है, पर हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपना आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी का जस्ट टू कंपेयर करना में बस। ठीक है, कितना क्लोजली रिजेंबल कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं वेबर्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी एज एन आइडियल टाइप। वेबर कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ये मोस्ट राशनल और मोस्ट एफिशिएंट वे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये रूल बेस्ड होता है, डिसिप्लिन होता है। ठीक है, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें होती है, इसीलिए। ठीक है, अब ये कुछ फीचर्स को डिफाइन करते हैं, कुछ फीचर डिफाइन करते हैं कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला है हमारा क्लियर डिविजन ऑफ लेबर। एवरी एम्प्लॉय हैज अ स्पेसिफिक जॉब, क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मतलब ये होती है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनके पास में अपनी अपनी जॉब होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सब कुछ डिफाइन रहती है। ठीक है, अब इस चीज से होता क्या है, जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव होती है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि पहले से ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लियरली मेंशन्ड होती है कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, फिर हमारा है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो हायर ऑफिशियल्स, कुछ लोअर ऑफिशियल्स होते हैं। यहाँ पे पूरा हायरार्की बनाई गई है कि आपका सीनियर कौन कौन होता है, आपकी जूनियर कौन कौन है। ठीक है, तो एवरी एम्प्लॉय नोज हु इज देयर सुपीरियर, हुम दे रिपोर्ट टू। सबको अपने सुपीरियर्स के बारे में पता होता है। पूरा हायरार्की हम लोगों ने सेट कर रखी है, जिससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, हमें पता है किसके ऑर्डर्स हमें मानने हैं, किसको ऑर्डर हमें देने हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल्स एंड प्रोसीजर। रूल्स बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ताकि डिसिप्लिन, फेयरनेस और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे डिसीजन मेकिंग में। ऑलराइट, फिर हमारा आता है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, मेरिट के बेस पे, मतलब कि उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एजुकेशन, ठीक है, उनमें कितनी एबिलिटी है वो देखी जाती है, रादर देन पर्सनल रिलेशन, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, उनकी मेरिट देखी जाती है, इसलिए मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। फिर इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी में पर्सनल बायसेस और इमोशंस नहीं दिखाए जाते, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर रिटन रिकॉर्ड, जितने भी डिसीजंस होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है रेटिंग में। ठीक है, अब इस चीज से क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिशियल वर्क एज ट्रेन प्रोफेशनल्स। ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, और उनको उनके काम के हिसाब से ही सैलरी प्रोवाइड की जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंशन होगी, उसकी सैलरी वगैरह उसको उसी हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, और दे कैन ऑल्सो बिल्ड लॉन्ग टर्म करियर्स। ठीक है, अब जरा मेरिट
और लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। वेबर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती है, अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ावा देती है, ठीक है, और ये जो होती है ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर करती है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें हों। लेकिन वेबर ये भी बताते हैं कि जो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी होती है इसकी वजह से डिलेज भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा जो पेपर वर्क होता है, ज्यादा हम लोग वो जो होता है ना रूल फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से डिलेज होते हैं, ठीक है, एक्सेसिव पेपर वर्क, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीज रूल बेस्ड होगी तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, हर काम में हम सिर्फ रूल के उस हिसाब से चल रहे होते हैं, ठीक है, एंड रेड टेप, ऑफिशियल्स मे बिकम टू फोकस्ड ऑन रूल्स एंड इग्नोर ह्यूमन नीड्स, हम रूल पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो वेबर का जो आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी सोसाइटी की स्टडी में, ठीक है, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, बताया था किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रैशनल और एफिशिएंट मैनर में काम कर सकती है, ठीक है, पर कोई भी रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीटली मैच नहीं करेगी जितने भी उन्होंने फीचर ब्यूरोक्रेसी के बताए थे, ठीक है। इट रिमेन्स अ यूजफुल टूल फॉर स्टडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपेयरिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर फिर भी, ठीक है, आइडियल टाइप जो है वो कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग जो सोसाइटी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो वेबर का आइडिया कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो, ठीक है, अभी भी इनका बहुत रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है ये आइडियल टाइप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास फॉर्मेशन एज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो सोसाइटी है उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब ये डिवीजन किस बेसिस पर है? इट इज बेस्ड ऑन पीपल्स रिलेशनशिप विथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लोगों का और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन एक्सेट्रा, इनका क्या रिलेशनशिप है, क्या लोग ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप रखते हैं या नहीं, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि जो क्लास होती है वो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन से डिटरमाइन होती है, ना कि आपके स्टेटस से, रिलीजन से या एजुकेशन से, यानी कि इकोनॉमिक पोजीशन ही आपकी क्लास डिफाइन करती है, ठीक है। और साथ साथ ये भी मानते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट होता है अलग अलग क्लासेस के बीच में, यही एक मेन फोर्स है जिसकी वजह से सोशल चेंज होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे क्लास का मतलब समझते हैं कि मीनिंग ऑफ क्लास। कार्ल मार्क्स क्लास को एक्सप्लेन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सेम इकोनॉमिक पोजीशन इन सोसाइटी, समाज में जिन लोगों की जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है वो सेम होती है, वो एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू सेम क्लास हैव सिमिलर इंटरेस्ट, और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं क्योंकि दे अर्न देयर लिविंग इन अ सिमिलर वे, वो एक एक ही तरीके से अपनी जो लिविंग है उसको अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर मार्क्स बताते हैं कि दो तरीके की क्लासेस होती हैं, पहला द बॉर्जुआइज और दूसरा था प्रोलिटेरियट, ठीक है। बॉर्जुआइज को कैपिटलिस्ट क्लास भी बोलते हैं और जो प्रोलिटेरियट होते हैं उनको वर्किंग क्लास भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप अपने पास में रखती है, फैक्ट्रीज, लैंड, मशीन, इन सब की ओनरशिप किसके हाथ में होती है? कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में, ठीक है। दे एम्प्लॉय वर्कर्स, वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं ये, एंड दे अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिजनेस, ठीक है। अब वर्किंग क्लास की बात करें तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते, ठीक है। वर्कर्स यहाँ पे अपना लेबर सेल करते हैं कैपिटलिस्ट को, और एक्सचेंज में इनको क्या मिलती है? वेजेस मिलती हैं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ये बताते हैं कि जो वर्कर होते हैं, वर्कर प्रोड्यूस करते हैं वेल्थ, जो रियल वेल्थ होती है, ठीक है, वो वर्कर्स की काम की वजह से, उनकी लेबर की वजह से प्रोड्यूस होती है, लेकिन प्रॉफिट में उनको जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादातर प्रॉफिट किसके हाथ में चला जाता है? कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन दैट क्लासेस डू नॉट बिकम पावरफुल ऑटोमेटिकली, कि क्लासेस ऐसे ही ऑटोमेटिकली पावरफुल नहीं बन जाती हैं, बल्कि ये क्या होती हैं? डेवलप होती हैं थ्रू अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लास फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है? क्लास इन इटसेल्फ। अब इसमें क्या होता है? पीपल मे ओनली शेयर द सेम इकोनॉमिक कंडीशन विदाउट रियलाइजिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पर जो जो लोग हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी है, पर इनको अभी ये रियलाइजेशन होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन एक ही तो है, ठीक है, वो गरीबी से जूझते हैं, ठीक है, उनकी वेजेस कम होती हैं, इकोनॉमिक पोजीशन उनकी सेम है, पर फिर भी वो आपस में इतना रिलेट नहीं कर पाते हैं, आपस में वो अभी इतना ज्यादा बहुत ज्यादा सेपरेटेड है अभी, ठीक है। जैसे जैसे वर्कर्स समझते हैं कि उनके साथ में चीजें सेम हैं, ठीक है, वो लोग जो है वो एक जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं सारे वर्कर्स, ठीक है, और वो एक कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तब उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो यूनाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन के थ्रू, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स,
फाइट फॉर देयर राइट, इन सारी चीज़ों के माध्यम से या एक दूसरे के साथ में यूनाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस स्टेज पे आती है क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ में यहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। वर्कर्स अपने एक्सप्लॉइटेशन के बारे में अवेयर हो जाते हैं, वर्कर्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट द क्लास बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क्स टुगेदर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। अब देखते हैं क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो बॉर्जुआइज होते हैं यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास और जो प्रोलिटेरियत होते हैं मतलब वर्किंग क्लास, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आपस में ये कन्फ्लिक्ट करते हैं। कैसे कन्फ्लिक्ट करते हैं? जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये ट्राई करते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाए। अब प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे? जब ये वर्कर्स की वेजेस कम करेंगे, ठीक है, तो इनका पैसा बचेगा और वो बचा हुआ पैसा इनका प्रॉफिट बढ़ाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ वर्कर्स ये डिमांड करते हैं कि जो उनकी वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशन को अच्छा किया जाए। और यही ये आपस में क्या है, कंट्राडिक्टरी है, और यही चीज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, और इसी को हम बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो क्लास स्ट्रगल है ये थ्रू आउट हिस्ट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि जो स्ट्रगल है ये वर्कर्स और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में, ये इवेंचुअली जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है ना पूरा, इसको खत्म कर देगा, ठीक है। और एक नया सिस्टम आएगा, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है, वेयर देयर वुड बी नो क्लास डिवीजन। और ये जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टेब्लिश होगी ये कैपिटलिज्म के एंड के बाद में, यहाँ पर कोई क्लास डिवीजन नहीं होगा। अब कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था क्लास और क्लास फॉर्मेशन का, ठीक है, ये बताता है किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं वो सोसाइटी को शेप करती हैं, ठीक है। ही बिलीव दैट सोशल क्लासेस आर क्रिएटेड बाय ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है किसके पास नहीं है, इसी के बेसिस पर जो सोशल क्लासेस बनती हैं उनका डिवीजन होता है, ठीक है। और जब ये कॉमन इंटरेस्ट की अवेयरनेस आती है तो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो इकट्ठे एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी ये जो थियोरी थी क्लास स्ट्रगल्स की, ये बहुत ज़्यादा अभी भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए सोशोलॉजी के अंदर, कि किस तरीके से जो इनइक्वालिटी है, लेबर रिलेशन है, सोशल चेंज है, ये किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी में भी फंक्शन या वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ध्यान से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लासेस की जितनी भी अपडेट्स होती हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगी। ओके गाइस, थैंक यू।